हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए, कर्स ऑफ द ड्रैगन एम्परर के पार्ट 16 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था लानलिंग के जिन क्लान में वेन रोहान के खिलाफ जो जंग जीती गई थी उसका जश्न होने वाला है, इसलिए वांगजी सहित सभी को वहां पर बुलाया गया था। और इस वक्त वांगजी वेनचिंग के साथ पालकी में बैठकर लानलिंग की तरफ ही जा रहा था। वांगजी काफ़ी देर तक वेनचिंग से गुस्सा था, पर फिर जब खाने के लिए पालकियाँ रुकी तो उसने वेनचिंग से पूछ ही लिया कि ताइजी कहाँ है। ताइजी माने राजकुमार, ये बात याद रखिएगा। वांगजी प्रिंस की ची एनर्जी अपने आसपास कहीं पे महसूस नहीं कर पा रहा था। उनके साथ बस चियांग फिंगमियान और उनकी वाइफ थी। वांगजी ने ना तो बाओशन सरन को देखा था, ना ही लानी को। लान सिचेन और वेनचिंग ने फिर से एक बार एक दूसरे की तरफ देखा। इस बात से वांगजी और भी ज़्यादा चिढ़ गया। हालांकि ये बात अच्छी थी, लान सिचेन उन दोनों के वेन कज़न मतलब वेनचिंग और वेननिंग के साथ अच्छे से पेश आ रहे थे, पर इससे उन्हें इस बात की इजाज़त नहीं मिल जाती कि वो आपस में कुछ खिचड़ी पकाए और वांगजी को पता ही ना चले। हमें नहीं पता, वेनचिंग ने आराम से जवाब दिया। शीजुन मुझे बस बटरफ्लाई मैसेजेस के ज़रिए संदेश दिया करती थी और तुम दोनों का हालचाल पूछा करती थी, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता। वांगजी ने कहा, तो क्या वो कोई टावर नहीं आ रहे हैं? तभी लाइन सिचन ने कहा, बाओशन सरन ने कहा कि वो आ जाएंगे। वांगजी ने पाउट करते हुए बस हाँ में सिर हिलाया। तभी एक और बटरफ्लाई मैसेज आया वेनचिंग के पास। जब उसने उसे खोला तो वो चिढ़ गई, लेकिन तभी वांगजी के पीछे से कोई उसके कान में चिल्लाया, कैसे हो लांझा? वांगजी ने तुरंत अपनी विशन निकाली। माना कि ये आवाज़ उसने सुनी थी, पर ऐसे अचानक से कौन चिल्लाता है। वो थोड़ा चौंक गया था और थोड़ा इस फॉक्स स्पिरिट को छेड़ना चाहता था कि कितनी आसानी से वो उसे हरा सकता है। तभी विंग जोर से चिल्लाया, आयो, तुम और तुम्हारे शुफू दोनों भी बहुत खतरनाक हो लांझा। हर वक्त मुझे मारने की कोशिश करते रहते हो। मुझे लगा लान लोग तो बहुत अच्छे लोग हैं, कभी लड़ाई नहीं करते। वांगजी ने बस विंग को घूर कर देखा। तब विंग बाकी लोगों की तरफ मुड़ा। नमस्ते लांझा के गगा और शिफिंगजू, वेंगुनियान और वेंगोंगसा। विंग अपने हाथ में मूंगफली की थैली लेकर सभी को ऐसे नमस्ते कर रहा था जैसे वो कोई सिपाही हो और अपने कमांडर को नमस्ते कर रहा हो। वेनचिंग ने बस अपना सर हिलाया। लांसिचेन, नीमिंगजे सभी ने बस एक दूसरे की तरफ देखा। ऐसा लग रहा था वो दोनों थोड़ा कंफ्यूज हैं और थोड़ा सा चौंक गए हैं। वेन चांगलिंग बस ऐसा अकेला लड़का था जिसने हंसते हुए वापस विंग को ग्रीट किया, पर उसका मुस्कुराना वांगजी को बिल्कुल रास नहीं आया। ऐसे कैसे विंग उसके और उसके भाई को नाम से पुकार सकता है? वांगजी फिर से एक बार चिढ़कर बोला, मैंने तुम्हें बताया था ना, तुम मुझे लान और कौंग से बुलाओगे और मेरे बड़े भाई को जेवुजुन। चिढ़कर वांगजी आगे चलने लगा, पालकी की तरफ नहीं, वो तो मानो पैदल ही आगे का रास्ता तय करना चाहता था। तभी पीछे से विंग चिल्लाया, लांछा, फिर से नहीं। वो वांगजी के पीछे पीछे दौड़ता हुआ बोला, मुझे यहाँ तुम्हारी सुरक्षा के लिए भेजा गया है, और अगर हम दोनों साथ रहेंगे तो हमें थोड़ा सा आराम से बात तो करनी चाहिए ना। जब तुम्हारी शादी प्रिंस के साथ हो जाएगी उसके बाद तो मैं तुम्हारा भी स्पिरिचुअल गार्डियन बन जाऊंगा। वांगजी ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है। तभी विंग बत्ती से दिखाते हुए बोला, ठीक है, फिर मैं तुम्हें हांगवांग को बुलाता हूँ। इस वक्त वो वांगजी के चेहरे के बिल्कुल सामने उल्टा लटका हुआ था। उसकी पूंछें उसके पीछे डांस कर रही थी और वो वांगजी से कह रहा था, पता है सब तरफ यही बात हो रही है कि तुम्हारा नया नाम हांग वांगचुन है, वो जो अंधेरी में रोशनी को लेकर आए। तुम्हारा नाम बिल्कुल सही है, ये सच में तुम्हारी काबिलियत दिखाता है। वांगजी बस वैसे ही आगे चलता रहा। चेहरे पर कुछ नहीं दिख रहा था, बस कान लाल हुए जा रहे थे। पर शायद ये बात विंग को पता नहीं चली कि वांगजी के कान लाल होने का मतलब क्या होता है, इसलिए उसने अपनी बकवास जारी रखी। वो वापस से वांगजी के सामने आया, फिर से अपनी पोजीशन ले ली। उसकी पूंछें फिर से एक बार हवा पर नृत्य करने लगी और वो जैसे पानी में तैरते हैं वैसे हवा में तैरते हुए लांझा के आसपास घूमते हुए बोला, लांझा, ये रोब्स तुम पर बहुत अच्छे लग रहे हैं,
तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो। पता है, मैंने प्रिंस से कहा था कि ये रंग तुम पर बहुत जचेगा। विंग फिर से एक बार हवा में तैरता हुआ वांगची के रिबन के पास पहुंचा। उन्हें छूने की कोशिश करने लगा, पर वांगची ने तुरंत अपने आप को पीछे किया। विंग को खुद को छूने नहीं दिया, उल्टा और भी तेजी से चलने लगा। बस वो किसी तरह से विंग से पीछा छुड़ाना चाहता था। मतलब उसके ख्याल से अगर वो विंग को जवाब नहीं देगा तो विंग अपने आप ही चला जाएगा। पर शायद ये नुस्खे विंग पर काम नहीं करते थे, क्योंकि वो अभी भी वांगजी के चक्कर लगाए जा रहा था। उल्टा अभी तो उसका एक नया खेल चल रहा था, मूंगफली को हवा में उछालकर मुंह में पकड़ लेना। और वांगजी की तिरछी नजरें हर बार उसे हारते हुए देख रही थी, और इससे कहीं ना कहीं उसे अच्छा भी लग रहा था। तभी विंग ने फिर से मुंह खोला, बोला, लांझा, तुम ऐसे चल क्यों रहे हो? तुमने इतने अच्छे रोब्स पहने हैं और बाहर इतनी गर्मी है, तुम्हारे रोब्स खराब नहीं हो जाएंगे? मेरे मास्टर ने तुम्हारे लिए इतनी अच्छी पालकी भेजी है, तो तुम धूप से बचने के लिए इसके अंदर क्यों नहीं बैठ जाते? चलो बैठो। वांगजी गुस्से में बोला, मुझे लगा तुम्हारे मास्टर मुझे लड़की नहीं समझेंगे। अब वांगजी का पारा चढ़ता जा रहा था। पूरी दोपहर वो पालकी में बैठा था, जबकि बाकी सारे लोग जो इस लड़ाई में जीते थे घोड़े पर जा रहे थे, जैसे वो कोई जंग जीत कर जा रहे हो, और वो उनके पीछे पालकी में ऐसा बैठा था जैसे उसी जंग में जीता गया हो और अभी उसे महाराज को भेंट किया जाना हो। वांगजी को ये बात बिल्कुल भी रास नहीं आ रही थी। इधर विंग के कान तो नीचे गिर गए और वो भी सीधा होकर वांगजी के बगल में खड़ा हो गया। चेहरे के भाव बदल कर गंभीर हो गए और वो वांगजी से बोलने लगा, लांझा, कसम से उनका ऐसा कुछ मतलब नहीं था। वांगजी ने बस हामी सिर हिलाया। वो जानता था इस बात को, पर फिर भी उसने पूरी जिंदगी ऐसे बिताई थी जब लोग उसके बारे में अजीब तरह से सोचते थे, उसे ऐसे बनाने की कोशिश करते थे जो बनना वांगजी को कभी पसंद ही नहीं था। इसलिए वांगजी चाहकर भी इस बात को भुला नहीं पा रहा था कि ये प्रिंस की तरफ से थोड़ी सी गलती हो गई है और वो इस चीज़ को नज़रअंदाज भी कर सकता है। जब से ईयरिंग आया था बस एक ही चीज़ देख रहा था, प्रिंस के मेट के लिए यहाँ पर सारी सुविधाएं थी, पर वो सुविधाएं एक लड़की के हिसाब से बनाई गई थी। पर फिर प्रिंस ने उसे समझा, उसे इज्जत दी, तो उसके लिए बाकी सब चीज़ें इतना मायने नहीं रखती थी। एक लड़की के लिए बनाए गए वातावरण में वांगजी ने खुद को एडजस्ट भी कर लिया, पर जब प्रिंस ने उसको सुरक्षित रखना चाहा, उसका ख्याल रखना चाहा, वांगची को ये बिल्कुल रास नहीं आया। उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसके जख्म फिर से खुल गए हैं। वांगची बिना कुछ कहे आगे चलता जा रहा था और विंग के माथे पर शिकन आ गई थी। वो भी वांगची के बगल में चुपचाप कुछ कदम चलता रहा, फिर अचानक पालकी की तरफ मुड़ा और हाथ घुमाया और पालकी गायब हो गई। जो लोग पालकी को ढो रहे थे वो चौंक गए। विंग भी गोल घूमकर गायब हो गया और अगले ही पल वो वापस भी आ गया, अपने साथ एक सफ़ेद घोड़ा लेकर, बिल्कुल लांसीजन के घोड़े की तरह। विंग ने कहा, इस तगड़े घोड़े के बारे में क्या ख्याल है? अच्छा लग रहा है ना? उसने घोड़े को एक एप्पल खिलाया ताकि वो अपनी जगह पर डटा रहे। साथ ही वांगजी की तरफ मुड़कर बोला, और ये एक तालिस्मान है, इससे तुम्हारे सर पर छाया बनी रहेगी और धूप तुम्हारी आंखों को बिल्कुल परेशान नहीं करेगी। वो तलिस्मान तुरंत जल गया और वांगजी के ऊपर छाया बन गई, जिससे इस कड़कती धूप में उसे थोड़ा आराम मिला। माफ़ करना, मेरे मास्टर ने जो गलती की है उसके लिए माफ़ी मांगने के लिए मुझे थोड़ी सी देर हो गई, पर फिर भी मैं मास्टर की तरफ से तुमसे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। विंग बुदबुदाया। विंग की सच्चाई के सामने वांगजी का गुस्सा तो कहीं फुर हो गया। उसने बस हाँ में सिर हिलाया और तुरंत घोड़े पर चढ़ गया। अब उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था अपने भाई के बगल में ऐसे घुड़सवारी करके। पर मुझे पालकी से कोई दिक्कत नहीं थी, वेंचिंग बड़बड़ाई, जब उसे अपने भाई वेनिंग के सामने उसकी घोड़ी पर बैठना पड़ा। वांगजी ने तब अपने भाई की तरफ देखा, जो अपनी हंसी छुपाने की कोशिश कर रहा था। तभी विंग भी वांगजी के बगल में आ गया और अजीब बात ये थी कि वो पूरे काले गधे पर बैठा था।
वांगजी के सफ़ेद घोड़े के बगल में वो काला गधा बहुत ही अजीब लग रहा था। जब वांगजी ने उसे घूर कर देखा तो विंग कंधे उड़ाते हुए बोला, मुझे गधे पसंद है। उसके फॉक्स ईयर्स अभी भी नीचे झुके हुए थे और वो चुपचाप अपने गधे को दौड़ाए जा रहा था। इधर वांगजी इतनी देर से उसकी चुप्पी सह रहा था। कहीं ना कहीं उसे आदत हो गई थी विंग के बकवास की। सभी चुप थे। बाद में लांसी चैन बोले, वीगोंगसा, इतने दिनों तक आप कहाँ थे? काफ़ी दिन हो गए जब हमारी आखिरी मुलाकात हुई थी। विंग बोला। उसकी भौहें सिकुड़ गई। फिर सीधे सीधे उसने बोल दिया, कभी यहाँ कभी वहाँ, एक पल का भी आराम नहीं, हमेशा काम लगा रहता है। उसकी आवाज़ से वांगजी को एक बात समझ आ गई कि विंग थोड़ा सा नाराज़ है। मुझे लगा तुम प्रिंस की मदद करोगे सारी सेना को नाइटले सिटी पहुंचाने में, पर आनिंग ने कहा कि प्रिंस ने सब कुछ खुद से ही किया। वेंजिंग ने अपनी एक भुएं उठाते हुए विंग की तरफ ऐसे देखा जैसे वो उसे शब्दों के जाल में फंसाना चाहती हो। विंग ने कहा, अयो, उन्हें मेरी मदद की क्या ज़रूरत? वो खुद ड्रैगन प्रिंस है। वो जितने चाहे उतने पोर्टल बना सकते हैं जब तक कि वहाँ पर साफ पानी का तालाब मौजूद हो। और ऐसे तालाबों की यहाँ पर कुछ कमी है क्या? विंग गुस्से में बोला। फिर अपने गधे पर एक तरफ पैर करके बैठ गया, अपनी बांसुरी निकाली और उसे बजाने के लिए अपने होठों तक लेके जाकर बोला, वैसे मुझे और भी काम थे जो बहुत ज़रूरी थे। फिर से एक बार सबकी बातचीत बंद हो गई जब तक कि लांसी चैन ने अपने कज़न से ईलिंग के बारे में पूछना नहीं शुरू किया। फिर बाकी सब भी आपस में थोड़ी बहुत बातें करते रहे। तभी वांगजी बुदबुदाया, वो तुम थे। विंग की बांसुरी की धुन बंद हो गई और बाकी सब भी अब इन दोनों की तरफ देखने लगे। वांगजी ने कहा, वो तुम थे नाइटलेस सिटी में जो बांसुरी बजा रहे थे। वांगजी को अब जाकर याद आया था, उसने ऐसे ही काले रंग की बांसुरी देखी थी जिसके पीछे लाल टसल लटका हुआ था, और वो आदमी जो उसके सामने साया बनकर आया था, उसके बाल भी ऐसे ही लाल रिबन से बांधे हुए थे जैसे कि अभी विंग ने बांधे हैं। विंग अब अपने हाथ पर अपनी बांसुरी घुमाते हुए बोला, हाँ वंजुन, आप तो काफ़ी होशियार है। तो तुमने आखिरकार इस बात का पता लगा ही लिया, पर तुम कैसे? वांगजी बोलना चाहता था पर विंग की एक तीखी नज़र और वांगजी की बोलती ही बंद हो गई। तभी विंग ने बात खत्म करते हुए कहा, भरोसा रखो हांग वंजुन, जितने कम सवाल पूछोगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। जैसे समय बीतता जाएगा तुम सब कुछ जान जाओगे। वांगजी बिल्कुल शांत हो गया। जैसे कि फॉक्स स्पिरिट ने उसे जिस तरह से समझाया था, उसके बाद तो उसकी कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं थी। उसे कहीं ना कहीं पहले वाला विंग अच्छा लग रहा था, जो उसके आसपास मंडराते हुए बकवास करते जाता था, मुस्कुराता रहता था। वांगजी ने दूसरी तरफ देखते हुए विंग को इग्नोर करना चाहा, जैसे कि वो सच में कर पाएगा। फिर से एक बार उनके पूरे गुट में शांति छा गई। उसके बाद विंग पहला था जो बोल पड़ा। उसने लांसी चैन से कहा, तो आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगा मैं जुन। आपने पूछा था ना कि पिछले दिनों मैं क्या कर रहा था, तो मैं कुछ तहकीकात कर रहा था जिन जोंगजू को लेकर। जोंगजू मतलब कुल प्रमुख। विंग मुस्कुरा रहा था पर उसकी मुस्कुराहट उसकी आंखों तक नहीं पहुंच रही थी। उसने आगे कहा, जैसा कि सब जानते हैं, जिंग जोंगजू इतना बड़ा बैंक्वेट रख रहे हैं प्रिंस के जगने की और हमारी जीत की खुशी में, पर फिर भी लड़ाई में खुद शामिल नहीं हुए, ना ही किसी भी तरह से अपनी मौजूदगी दिखाई। इसीलिए प्रिंस को थोड़ी जिज्ञासा हो रही थी। वैसे भी आपके दोस्त मेंगियाओ के लानलिंग निकलने से पहले हमारी काफ़ी देर तक बातचीत हुई, तो मैं भी ये देखना चाहता हूँ जो कुछ भी बातें मैंने कही है उनका क्या असर हुआ है। वांगजी को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिरी बात विंग ने किसके बारे में कही, प्रिंस के बारे में या फिर मेंगियाओ के बारे में। नी मिंगजय और लांसी चैन ने भी एक दूसरे की तरफ देखा और वांगजी के दिल का ये सवाल वहीं पर गुम हो गया जब उन्हें एक खत मिला शुफू की तरफ से, जो लांसी चैन के लिए था कि वो बाओशन सरन और प्रिंस के साथ बाद में लानलिंग जिंग के लिए पहुंच जाएंगे।
विंग कुछ देर तक तो गुस्सा रहा, पर बाद में वो अपने रूप में वापस आ ही गया। से भी वो वांगजी की नज़रों से दूर हुआ ही कहा था, पर वो वापस से वांगजी को परेशान करने के लिए आ गया। एक के बाद एक उससे सवाल पूछने लगा, क्लाउड रिसोर्सेस के बारे में, उनकी बिरादरी के बारे में, उसके पसंद के बारे में, नापसंद के बारे में, उसकी कविताओं के बारे में, उसके संगीत के बारे में। इनके इतने सारे सवालों के पीछे एक ही तर्क था कि प्रिंस वांगजी को अच्छी तरह से जानना चाहते हैं। वो मुस्कुराते हुए वांगजी से बोला, अगर प्रिंस तुम्हें अच्छे से जानते होंगे तो शादी के बाद तुम्हें बड़ा खुश रख पाएंगे। वैसे तो वांगजी को ये बात बड़ी प्यारी लगती कि प्रिंस उन दोनों का रिश्ता और मजबूत करने के लिए वांगजी को अच्छे से जानना चाहते हैं। पर अभी वांगजी का मुंह खट्टा हो गया था, क्योंकि ये सब विंग प्रिंस को बता रहा था। वो उनके बीच में मैसेंजर का काम कर रहा था। पर वांगजी इस पर कुछ प्रतिक्रिया दे इससे पहले ही जेवुजो ने उसे बचा लिया, जिन्होंने विंग से पूछा कि हमें भी प्रिंस के बारे में और कुछ बताओ, ताकि वांगजी भी अच्छे से तैयार होकर जाए, वो भी एक अच्छा साथी बने। इस पर तो विंग की आंखें चमक उठी। वो तुरंत अपने गधे से ऊपर उठ गया और पिछली बार की तरह उल्टा घूमकर वांगजी के सामने आ गया और प्रिंस वी वुशियान के बारे में बताने लगा कि उन्हें मांस मसाले वाले पदार्थ बहुत पसंद है और मीठे में तरबूज। और अगर उनके पसंदीदा कामों के बारे में जानना चाहते हो तो उन्हें पेंटिंग पसंद है, नाइट हंट पसंद है, मास्टर के साथ मिलकर सियांची बजाना पसंद है, लोटस लेक में तैरना पसंद है। और अगर उनकी नापसंद पूछना चाहते हो तो उन्हें बेस्वाद खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, इतिहास पढ़ना पसंद नहीं है, और सबसे ज़्यादा उन्हें कुत्ते बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। लांसीचन ने पूछा, ऐसा कैसे? वो तो चिंगलोंग के वारिस है, उन्हें तो सभी से एक समान प्यार करना चाहिए। तभी निमिंगजो ने भी कहा, बिल्कुल सही, और वो तुम्हें कैसे पसंद करते हैं फिर? एक तरह से निमिंगजो विंग को चिढ़ा रहे थे। ये बात लांसीचन भी समझ गया और उसके भी गाल लाल हो गए, जो वांगजी ने देख लिया। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। आई नो मैं बीच में ही रोक रही हूँ, पर डिस्टर्बेंस की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रही। सो कल मिलते हैं, तब तक के लिए वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।